Hello students, today in this video we are going to learn bare infinitive. बेयर इन्फिनेटिव को सीखने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले हम आपको नॉन फाइनाइट का वीडियो जारी कर चुके हैं और इन्फिनेटिव यानी सिंपल इन्फिनेटिव और नॉन इन्फिनेटिव क्या होते हैं इसके बारे में, जीरेंडियल इन्फिनेटिव क्या होते हैं इसके बारे में हम वीडियो जारी कर चुके हैं। जिन उन वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। आपको ग्रामर में एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में इसके क्वेश्चन जरूर आता है इन्फिनेटिव का। तो बेयर इन्फिनेटिव जिसको कि इन्फिनेटिव विदाउट टू कहते हैं। सामान्यतः आप जानते हैं इन्फिनेटिव को हमने डिफाइन किया है सिंपल इन्फिनेटिव में टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू स्पीक, टू लव, टू वॉच। तो ये सिंपल सामान्यतः इसको इन्फिनेटिव बोला जाता है। परंतु बेयर इन्फिनेटिव ग्रामर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि इन्फिनेटिव जिसमें कि टू नहीं लगा होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। तो बेयर इन्फिनेटिव को समझेंगे इस वीडियो में। आप जानते हैं वर्ब दो प्रकार की होती हैं, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट्स जिनको बोलते हैं, दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब जिनको नॉन फाइनाइट्स बोलते हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं, द्वारा आपको हर वीडियो में बता रहे हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर रहे। फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, जिनको फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स बोला जाता है। तो फाइनाइट वर्ब हमने आपको बताया है पहले भी, वर्ब्स which are controlled or limited by the subject are called finite verbs। ऐसी क्रियाएं जो कि कंट्रोल या लिमिटेड की जाती हैं, सीमित की जाती हैं सब्जेक्ट कर्ता के द्वारा, ऐसी वर्ब जिन पर कि टेंस का प्रभाव पड़ता है, नंबर का प्रभाव पड़ता है, पर्सन का प्रभाव पड़ता है, वे सभी वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। जैसे ये है ही गोज टू स्कूल, तो ये सेंटेंस है, इसमें गोज फाइनाइट वर्ब है। दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर गो में एस है, ईएस लग गया प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। इसमें ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग एस ईएस लग गया। गो यहाँ पर दे प्लूरल है तो एस ईएस नहीं लगा। तो टेंस का और नंबर का फर्क पड़ता है, इफेक्टेड होते हैं, इसीलिए इनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये सब्जेक्ट द्वारा लिमिटेड रहते हैं, सीमित रहते हैं। दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। Verbs which are not controlled or limited by the subject are called non-finite verb। ऐसी क्रियाएं जो कि किसी सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल नहीं होती हैं, लिमिटेड सीमित नहीं की जाती हैं, असीमित होती हैं, इनका क्षेत्र सब्जेक्ट का, टेंस का, नंबर का, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, यानी असीमित क्रियाएं। जैसे ये सेंटेंस आप देखें, ही वॉन्ट्स टू गो, तो यहाँ पर वॉन्ट्स तो फाइनाइट वर्ब है पर टू गो नॉन फाइनाइट है। वॉन्ट्स में एस लग गया ही के अकॉर्डिंग, इसीलिए ये सब्जेक्ट से प्रभावित है, परंतु टू गो में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये नॉन फाइनाइट है, इन्फिनेटिव है। दे वांट टू गो, यहाँ देखिए वॉन्ट्स था, यहाँ वांट हो गया, क्योंकि यहाँ ही सब्जेक्ट था, यहाँ पर दे सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वांट में परिवर्तन हुआ तो वांट फाइनाइट वर्ब है, परंतु टू गो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ही लाइक्स रनिंग, तो लाइक्स दूसरा सेंटेंस दे लाइक रनिंग, तो ही लाइक्स हो गया, दे लाइक हो गया, यानी लाइक में चेंज हुआ है, एस आई एस लगा है, एस आई एस हटा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये लाइक फाइनाइट वर्ब है, परंतु रनिंग यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये आपने समझा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का अंतर। अब नॉन फाइनाइट हमने आपको बताया तीन प्रकार के होते हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। एक तो इन्फिनेटिव जिसमें कि विथ टू और विदाउट टू होता है, तो विथ टू के हम वीडियो जारी कर चुके हैं। आज इसकी वीडियो में हम देखेंगे विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव जिसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे और आगे हम जीरंड और पार्टिसिपल की वीडियो जारी आपको करेंगे। तो द इन्फिनेटिव की जब हम बात करते हैं, इन्फिनेटिव क्या होते हैं, तो दो प्रकार के इन्फिनेटिव अब हमने आपको बताए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव। सबसे पहले होते हैं, ये देखें बेयर इन्फिनेटिव, जिसको क्या हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू, जिनमें कि टू नहीं होता है, केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, टू हट जाता है, तो ये बेयर इन्फिनेटिव होते हैं, इन्फिनेटिव विदाउट टू। दूसरे सिंपल इन्फिनेटिव, इसका वीडियो हम जारी कर चुके हैं, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
जिसको कि इन्फिनिटिव विथ टू भी बोलते हैं या नॉन इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, उसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म रहती है। ठीक है, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म सिंपल इन्फिनिटिव आप जान चुके हैं। अब हम देखते हैं बेयर इन्फिनिटिव, इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहला रूल है द बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर द मॉडल ऑक्सिलरीज। जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं जैसे विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, इनके बाद आपको हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करना है, यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू, यानी कि ऐसी फर्स्ट फॉर्म जिसमें टू नहीं दिया होता है। जैसे ये सेंटेंस देखे ही कैन हेल्प यू, तो कैन के बाद में हेल्प का प्रयोग हुआ है, ये सेंटेंस सही है। यदि ही कैन टू हेल्प यू, आपने यदि इस इन्फिनिटिव में फर्स्ट फॉर्म में टू लगा दिया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज जो भी हैं विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये सभी के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्फिनिटिव आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है। पर इट मे रेन टुडे, तो मे के बाद में रेन, वन मस्ट डू, वंस ड्यूटी, मस्ट के बाद डू, इट माइट रेन, माइट के बाद रेन, आई शैल प्ले, शैल के बाद प्ले, आई शुड राइट इट, शुड के बाद राइट। परंतु यहाँ पर आप ध्यान रखें और टू और यूज टू में टू आता है, वहाँ पर टू इन्फिनिटिव रहता है। परंतु बाकी ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर दी हैं ये सभी मॉडल ऑक्सिलरीज में आपको बेयर इन्फिनिटिव का यूज करना है, यानी कि इन्फिनिटिव विदाउट टू का उपयोग करना है। अब यहाँ ये चीज़ देख लें कि दो मॉडल वर्ब जिनको सेमी मॉडल वर्ब भी कहते हैं और होती हैं जिनको नाम है नीड और डेयर। यहाँ आप इस बात को जान लें जिसको हम दूसरे रूल ग्रुप में ले रहे हैं। द बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर द मॉडल ऑक्सिलरीज नीड एंड डेयर। नीड और डेयर के बाद यदि नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में किया जाता है तो उसके बाद भी बेयर इन्फिनिटिव आएगा, परंतु ये प्रयोग सामान्यतः हम उसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में करते हैं। यानी आप नीड नॉट या नीडंट, डेयर नॉट, डेयरंट, इनके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। सामान्यतः नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा हम करते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में जब इनका प्रयोग होगा नीड और डेयर का, तब, क्योंकि नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी होता है, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो यहाँ देखें वी नीड नॉट स्टडी नाउ, यहाँ पर नीड या नीडंट दोनों में कुछ भी हो सकता है, परंतु उसके बाद हमको बेयर इन्फिनिटिव ही लगाना है, यानी स्टडी, वी नीड नॉट स्टडी नाउ, शी नीडंट गो देयर, यानी टू नहीं लगाना है, विदाउट टू वाला इन्फिनिटिव उपयोग करना है। शी डेयर नॉट challenge me, he dare not speak so, he daren't come here। तो dare not हो या daren't हो, needn't हो या need हो, उसके बाद आपको बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करना है। डेयर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। डेयर शी कंप्लेन, तो यहाँ डेयर है इंट्रोगेटिव के रूप में, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब के रूप में है, तो कंप्लेन लगा हुआ है, टू कंप्लेन नहीं हुआ है, टू कंप्लेन होगा तो गलत हो जाएगा। डेयर ही अपोज हिज फादर, ये इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ डेयर का प्रयोग हुआ है, उसके बाद अपोज बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है। तो ये आपको देखना है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नीड और डेयर का प्रयोग हम सामान्यतः मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में जब करते हैं तो बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात आप ये देख लें, द वर्ब्स नीड एंड डेयर कैन आल्सो बी यूज्ड एज मेन वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब। अब ये हमने आपको मॉडल ऑक्सिलरीज के जब वीडियो आपको बनाए हैं तो उनमें बेहतर तरीके से आप नीड और डेयर को यदि आप उनके वीडियो देखेंगे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम मॉडल ऑक्सिलरीज की कुछ बातें आई हैं, इसलिए उसके सारे वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे देंगे, आप मॉडल वर्ब के वीडियो देख सकते हैं। तो उनमें हमें क्लियर आपको बताया है कि डेयर और नीड सेमी मॉडल वर्ब के रूप में काम करते हैं, यानी वो मॉडल वर्ब के रूप में भी काम करते हैं और मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। तो जब इनका प्रयोग नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी इनका उपयोग होता है, लेकिन तब नीड के साथ इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग कभी होता है कभी नहीं होता है। ये आप देख लें कि जब मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब ग्रुप में होगा तो डेयर के साथ और नीड के साथ में आपको बेयर इन्फिनिटिव नहीं आएगा, आपको इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग करना है। परंतु कभी कभी नीड के साथ में बेयर इन्फिनिटिव भी लगता है और इन्फिनिटिव विथ
टू भी आ जाता है। यहाँ देखें, ही डेयर्स टू स्पीक सो, यहाँ पर डेयर में एस लग गया है। यहाँ पर डेयर मॉडल वर्ब रूप में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको पता है मॉडल वर्ब रूप में तो किसी मॉडल वर्ब में ऐसे ही एस लगता ही नहीं है, सेकंड थर्ड फॉर्म उनकी होती ही नहीं है। तो यहाँ पर एस लगा है, इसका मतलब ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो ही डेयर्स टू स्पीक सो, यहाँ पर डेयर जो है वो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में काम कर रहा है। शी डेयर्स टू टॉक लाइक दैट, अब यहाँ भी डेयर प्रिंसिपल वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखें टू स्पीक आया है, डेयर्स के बाद में टू टॉक आया है, यानी इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग हुआ है, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं हुआ है, ध्यान रखें। तो जब मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के रूप में प्रयोग होगा डेयर और नीड का, तो हम उस वक्त उसमें वो भी उसमें हम इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग करेंगे। शी डेयर्ड टू चैलेंज मी, अब यहाँ देखिए डेयर्ड की सेकंड फॉर्म हो गई, डेयर्ड हो गई, तो ये प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब के रूप में डेयर लगा हुआ है। तो यहाँ टू चैलेंज इन्फिनिटिव विथ टू आया है, यानी सिंपल इन्फिनिटिव आया है। ही नीड्स माई हेल्प, यहाँ देखिए नीड में एस लग गया, तो ये नीड यहाँ पर मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब के रूप में है। तो यहाँ पर हेल्प का प्रयोग हुआ है बेयर इन्फिनिटिव का, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि नीड के साथ ये थोड़ी बात है कि नीड के साथ इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग कभी कभी होता है और कभी नहीं भी होता है, यानी कभी बेयर इन्फिनिटिव भी आ जाता है नीड के बाद में और कभी नहीं भी आता है, यानी इन्फिनिटिव विथ टू भी आ जाता है। शी डज नॉट नीड माई हेल्प, ही नीडेड नो हेल्प, पर तो नीचे देखें शी नीड्स टू कम हेयर, तो यहाँ नीड्स के साथ में टू कम इन्फिनिटिव विथ टू आ गया, और ऊपर हेल्प देखा आपने तो बेयर इन्फिनिटिव आ गया। और वैसे हेल्प वर्ब जो है ना, हेल्प वर्ब के बारे में भी उसका हेल्प का प्रयोग कभी बेयर इन्फिनिटिव के रूप में भी होता है और नहीं भी होता है, यानी इन्फिनिटिव विथ टू के साथ भी होता है। तो ये कुछ बातें वर्ब क्रियाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा रूल, कहाँ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, तो आप देखें द बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर द ऑक्सिलरीज डू डज एंड डिड। ठीक है, अभी तक हमने बात की आपको मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब की, यानी जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनके बाद आपको बेयर इन्फिनिटिव रखना है। ठीक है, दूसरी बात डू डज डिड, ये जो ऑक्सिलरीज हैं इनके बाद भी आपको बेयर इन्फिनिटिव ही रखना है, ये नियम है। माई सन डज नॉट स्टडी सीरियसली, तो यहाँ देखे डज नॉट स्टडी, तो डज के बाद में स्टडी आया है, नॉट टू स्टडी नहीं हुआ है। या इंट्रोगेटिव होगा डू यू हियर मी, तो भी हियर आया है, टू हियर नहीं आया है। शी डिड नॉट कम, तो कम का प्रयोग हुआ है, यानी बेयर इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिट मेन वर्ब विदाउट टू, बिना टू वाला मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आया है। तो डू डज डिड के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव का उपयोग होता है। चौथी बात, चौथा नियम हम देखें यहाँ पर हैज हैव हैड के बारे में। तो हैज हैव हैड के बाद यदि नाउन या प्रोनाउन आता है, ध्यान से सुने, हैज हैव हैड के बाद यदि नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसके बाद कोई इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है तो वह बेयर इन्फिनिटिव होगा। ठीक है ना, हैज हैव के हैड के बाद यदि कोई नॉन प्रोनाउन आया है तो फिर उसके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ये देखें, आई विल हैव हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, तो अब देखिए हैव के बाद में हिम आ गया, तो फिर हम रियलाइज यानी बेयर इन्फिनिटिव रखा हुआ है, टू नहीं लगा है। दे विल हैव यू एक्सेप्ट योर फॉल्ट, तो यहाँ देखिए हैव के बाद में यू आ गया है प्रोनाउन, तो फिर एक्सेप्ट यानी बेयर इन्फिनिटिव रखा हुआ है, टू नहीं लगा है। आई हैड हिम नो, तो हैड के बाद हिम आ गया है, तो फिर नो वर्ब बेयर इन्फिनिटिव के रूप में रखी है, टू नहीं लगा है। तो आपने देखा मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद में बेयर इन्फिनिटिव आएगा, डू डज डिड के बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा, हैज हैव हैड के बाद यदि कोई नॉन प्रोनाउन आता है, कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद भी बेयर इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है ना। रूल पांचवा देखें, कहाँ बेयर इन्फिनिटिव आता है। अब हम आपको कुछ ऐसी क्रियाएं बता रहे हैं जिन क्रिया के बाद में आपको बेयर इन्फिनिटिव ही रखना है, और ये क्रियाएं एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट वर्ब आपको हम दे रहे हैं, इनको आप हमेशा याद रखें क्योंकि ये एग्जाम में आती हैं। तो देख लें, द बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब, ये वाली वर्ब हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेड आज्ञा देना, लेट, मेक, फील, वॉच,
behold, hear, overhear, notice, watch, observe, see, forbid। ऐसी कुछ और क्रियाएं होती हैं, परंतु यहाँ हम आपको उन इंपोर्टेंट क्रियाओं के नाम दे रहे हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपोर्टेंट हैं। इनको तो कम से कम आप याद ही रखें। इनके बाद आपको बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करना है, परंतु ध्यान रखें एक्टिव वॉइस में यदि इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो, ठीक है ना। यानी हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस में। सिंपली यदि आप प्रयोग कर रहे हैं एक्टिव वॉइस में, ये सेंटेंस है जैसे ही देखें, मैंने उसे जाने की आज्ञा दी। अब इसका सेंटेंस है आई बेड हिम गो, ठीक है। तो यहाँ पर बेड जो है बिड की सेकंड फॉर्म है, आज्ञा देना, तो यहाँ गो आया है, यानी टू गो नहीं आया है। आई बेड हिम टू गो, यदि ये करोगे तो गलत हो जाएगा। यानी इन क्रियाओं के बाद में आपको बेयर इन्फिनिटिव ही रखना है, टू नहीं लगाना है। गुरुजी उनको झूठ बोलने या चोरी करने को मना करते थे, ठीक है। द टीचर फॉरबिड देम टेल अ लाई और स्टील। अब यहां देखें टेल आया है क्योंकि फॉरबिड के बाद में देम आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको ये टेल यानी बेयर इन्फिनिटिव आया है। गुरुजी उनसे मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करते हुए सुनते थे। द टीचर हर्ड द स्टूडेंट्स, पहले टीचर आया सब्जेक्ट, फिर देखिए आप हियर का सेकंड फॉर्म आ गया हर्ड, फिर द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट आ गया। यानी वर्ब के बाद में यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है एक्टिव वॉइस में, उसके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। तो प्रोनाउंस द मंत्रास करेक्टली, तो यहाँ पर प्रोनाउंस जो है उच्चारण करना, ये बेयर इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग हुआ है, यहाँ पर टू नहीं लगा है। यानी ये क्रियाएं आपको खास तौर से याद रखना है। बिड, लेट, मेक, फील, वॉच, बिहोल्ड, हियर, ओवरहियर, नोटिस, वॉच, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, सी, फॉरबिड, ये क्रियाएं एक्टिव वॉइस में आती हैं और इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद आपको बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करना है। इंपॉर्टेंट है ये नियम, एक्टिव वॉइस होना चाहिए। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा फिर, अभी तो हमने आपको बताया एक्टिव वॉइस के, चलो एक्टिव वॉइस के कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। ये देखें, गुरुजी उनसे मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करते हुए सुनते थे। द टीचर सब्जेक्ट हो गया, हर्ड हियर सुनना, ये वर्ब हो गई, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो हियर के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर प्रोनाउंस जो है वो बेयर इन्फिनिटिव हो गया, द मंत्रास करेक्टली। अब ये कुछ सेंटेंस देखें, फील, फील वर्ब भी आपको याद रखना है। तो ही फेल्ट द अर्थ शेक, शेक माने हिलना, उसने धरती को हिलने का महसूस किया। तो फेल्ट वर्ब हो गई, अर्थ ऑब्जेक्ट हो गया, तो बेयर इन्फिनिटिव आ गया शेक, ठीक है, टू नहीं लगा है। शी हर्ड हर क्राई, वर्ब ऑब्जेक्ट और बेयर इन्फिनिटिव। आई सॉ हर रन, ठीक है, सॉ वर्ब हो गई, हर ऑब्जेक्ट हो गया, रन बेयर इन्फिनिटिव हो गया। द कोर्ट नोटिस्ड हिम अपीयर, द कोर्ट सब्जेक्ट हो गया, नोटिस वर्ब हो गई, हिम ऑब्जेक्ट हो गया और बेयर इन्फिनिटिव अपीयर हो गया। ही वॉच्ड द फिल्म एंजॉय, द टीचर मेड हिम स्टैंड ऑन द बेंच, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और बेयर इन्फिनिटिव। क्योंकि यहाँ पर इन वर्ब को आप याद रखें, मेड हुआ, वॉच हुआ, नोटिस हुआ, सी, हियर, ये सभी फील, ये सभी वर्ब है जिनके बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है। ही लेट अस सिट इन द पार्क, ठीक है, लेट के बाद भी आपको बेयर इन्फिनिटिव रखना है। आई सॉ हर प्ले, सी के बाद भी आपको प्ले बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। तो इन क्रियाओं का आप याद रखें, परंतु ये सभी सेंटेंस आप देख रहे हैं एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में क्या होगा, थोड़ा इंतजार और करें, ये सेंटेंस भी देख लें। शी फेल्ट हिम टच हर शोल्डर, यहां देखें फेल्ट फील वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट आ गया हिम, उसके बाद टच बेयर इन्फिनिटिव। शी बेड मी गो, बेड का प्रयोग ऑब्जेक्ट, ठीक है, गो। लेट हर सिंग, लेट ऑब्जेक्ट और सिंग बेयर इन्फिनिटिव। आई मेड हिम सिंग, वर्ब ऑब्जेक्ट और फिर बेयर इन्फिनिटिव। आई डिडंट नोटिस, नोटिस वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट गो। आई फील हर टच, फील वर्ब, हर ऑब्जेक्ट, टच सॉरी बेयर इन्फिनिटिव। आई ऑब्जर्व हिम प्ले, दे मेड मी वीप। हमने आपको इतने ज़्यादा सेंटेंस इस नियम के इसलिए बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बेयर इन्फिनेटिव का सेंटेंस जब एग्जाम में आते हैं तो इन्हीं वर्ब से आते हैं, इन्हीं वर्ब को याद रखना है, परंतु ये सभी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अब देखें नोट करने वाली बात, इन वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में इन्फिनेटिव विथ टू के साथ होता है, यानी अभी तक हमने आपको बताया एक्टिव। अब यदि यही वर्ब पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आएंगी तो फिर उसमें इन्फिनेटिव विथ टू आएगा, यानी सिंपल इन्फिनेटिव लग जाएगा। परंतु एक वर्ब ऐसी है जहां नहीं लगेगा, वो है लेट। लेट के साथ आपको टू नहीं लगाना है, ये ध्यान रखें। लेट का एग्जाम की दृष्टि से आता रहता है, तो लेट में तो आपको हर हालत में बेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग करना है, लेट के बाद टू नहीं लगाना है। तो बाकी जो वर्ब मैंने आपको बताई हैं उन वर्ब में एक्टिव वॉइस में वेयर इन्फिनेटिव आएगा, परंतु पैसिव वॉइस में आपको इन्फिनेटिव विथ टू लगाना है। तो आप एग्जाम में ये सेंटेंस देख लें कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का, इसकी पहचान कर लें। और पैसिव वॉइस की पहचान करना सरल होता है क्योंकि उसमें हमेशा इज आर एम बाज वर इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। पैसिव वॉइस पे हमेशा पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ये सेंटेंस देख लें आप, यहाँ से पता चल जाएगा आपको, ये सभी पैसिव वॉइस के हैं। ही वाज मेड टू सिंग। अब यहाँ देखिए ये जो मेड वर्ब है उसके बाद एक्टिव वॉइस में तो बेयर इन्फिनेटिव आता है, परंतु ये पैसिव वॉइस में है क्योंकि वाज वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म आ गई, तो फिर यहाँ इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग हुआ है। आई वाज बिडन टू गो, शी वाज सीन टू एंटर। देखिए वाज के बाद सीन थर्ड फॉर्म हो गई, टू एंटर द बेडरूम। ही वाज हर्ड टू से, वाज के बाद हर्ड आ गई थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस है, टू से आ गया, दैट ही लव्ड हिज वाइफ। लेट मी डू, पर लेट का ध्यान रखें, मैंने क्या बताया, लेट में लेट के बाद हर हालत में आप जो एक्टिव हो जाए पैसिव हो, आपको बेयर इन्फिनेटिव ही रखना है। लेट मी डू दिस वर्क, लेट अस गो टू द सिनेमा। परंतु यहां फिर से पैसिव आ गया, शी वाज मेड टू वीप, ही वाज मेड टू लव। यहां देख लें कि एक्टिव है या पैसिव है, बस इतना आप याद रखें और आपका काम हो जाएगा। दूसरी नोट करने वाली बात, जो आपको हमने वर्ब बताई हैं उनमें सी, हियर, फील, स्मेल, लिसन, नोटिस, वॉच, ये जो वर्ब है इनका प्रयोग एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हो तथा इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो इसके बाद आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग भी होता है। कभी कभी सेंटेंस में, अभी हम वैसे इन्फिनेटिव बता रहे हैं पर इस बीच में हम आपको ये नोट करने वाले तो बता दें कि यदि सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप इस तरह का आता है तो आप वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है। ही सॉ द काऊ रनिंग इन द फील्ड, उसने गाय को मैदान में दौड़ते हुए देखा, रनिंग करते हुए देखा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट ही है काऊ, सॉ वर्ब, फिर काऊ नाउन आ गया, तो ऑब्जेक्ट है काऊ, तो ऑब्जेक्ट के बाद में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल रनिंग मिल गया। ऐसा भी हम सेंटेंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, उनको आप कर सकते हैं। आई हर्ड हर शाउटिंग, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना। चलिए रूल 6 देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रूल है बेयर इन्फिनेटिव का। ये इसका स्ट्रक्चर भी हमने आपकी स्क्रीन पर दे दिया है, डू डज डिड, और डू डज डिड के बाद में यदि एनीथिंग आए, नथिंग आए या एवरीथिंग आए और उसके बाद में बट या एक्सेप्ट आए तो उसके बाद आपको बेयर इन्फिनेटिव ही रखना है। ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। यदि आपके सेंटेंस में डू डज डिड आया है, उसके बाद एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग आया है और फिर बट एक्सेप्ट आया है, तो बट एक्सेप्ट के बाद आपको बेयर इन्फिनेटिव रखना है, ठीक है ना। ये देखिए, शी डज नथिंग बट प्ले, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें फिर बट के बाद में प्ले का प्रयोग हुआ है, यानी बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है। बट और एक्सेप्ट इसको आप याद रखें। शी डज नथिंग बट टू प्ले, यदि आपने टू प्ले कर दिया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि ये डज डू के बाद में आपको बेयर इन्फिनेटिव ही रखना है। ये और सेंटेंस देखें, शी डज एवरीथिंग बट टॉक, डज एवरीथिंग आया है तो बट के बाद टॉक हो गया। आई डिड नथिंग आ गया, बट आ गया, उसके बाद स्लीप, बेयर इन्फिनेटिव। ही डज एवरीथिंग आ गया, एक्सेप्ट आ गया
तो आपको ड्रिंक यानी बेयर इन्फिनिटिव। दे डिड नथिंग आ गया, बट आ गया, आपको बेयर इन्फिनिटिव रखना है। आई कैन डू नथिंग आ गया, बट आ गया, बेयर इन्फिनिटिव रखना है। द डॉग डज नथिंग एक्सेप्ट बार्क, तो यहां भी आप देख सकते हैं डज नथिंग के बाद में बार्क बेयर इन्फिनिटिव आया है। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखें, डू डज डिड के बाद एनीथिंग नथिंग एवरीथिंग आए, बट एक्सेप्ट के बाद में आपको बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। परंतु नोट करने वाली बात यहां देखें कि बट एक्सेप्ट ये जो हमने आपको बताया उसके बाद आपको बेयर इन्फिनिटिव रखना है, परंतु उससे पहले यदि डू डज डिड आता है तो, परंतु यदि डू डज डिड के को छोड़कर अन्य वर्ब का प्रयोग हो तो उसके बाद इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग होगा। यानी ही वांट्स नथिंग, यानी डू डज डिड नहीं आया है, यहां लिखा हुआ ही वांट्स नथिंग, तो फिर बट के बाद में आपको टू वाला इन्फिनिटिव रखना है। ही वांट्स नथिंग बट टू अर्न डॉलर, ठीक है। तो यहाँ टू अर्न यानी इन्फिनिटिव विथ टू आया है, क्यों आया है? क्योंकि यहाँ वांट्स हो गया, डू डज नहीं आया है, तो ये सेंटेंस सही है। यदि आप इस तरीके से इसको करेंगे, ही वांट्स नथिंग बट अर्न डॉलर, यानी टू वाला इन्फिनिटिव नहीं लगाएंगे, बेयर इन्फिनिटिव लगाएंगे, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना ये है कि यदि डू डज डिड के बाद में आया है तो फिर आपको बेयर इन्फिनिटिव रखना है। 7वां रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लें आप, ये आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है, ग्रामर के लिए। इसी से जुड़ा हुआ, बट एक्सेप्ट से जुड़ा हुआ, यदि दो इन्फिनिटिव एंड से जुड़े हों और एक्सेप्ट बट देन लाइक से जुड़कर प्रयुक्त हों, यानी सेंटेंस में दो इन्फिनिटिव आए हों, दो इन्फिनिटिव एंड एक्सेप्ट बट देन लाइक से जुड़े हों, तो इन शब्दों के पहले इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग होता है। यानी पहले किसका प्रयोग होगा? इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग, यानी जिसमें टू लगा होगा उसका प्रयोग होगा। तथा इन शब्दों के बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू यानी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। दो इन्फिनिटिव आए हैं, ठीक है, तो दो इन्फिनिटिव में पहले हम इन्फिनिटिव विथ टू रखेंगे, बाद में बेयर इन्फिनिटिव रखेंगे। परंतु उस सेंटेंस में यदि इस तरीके से ये प्रयोग आए हों, एंड और एक्सेप्ट बट इनका प्रयोग हुआ हो, तो जैसी सेंटेंस देखें, शी वांट्स टू कम एंड टॉक टू मी, ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं एंड से दो इन्फिनिटिव जुड़े हुए हैं। तो पहला इन्फिनिटिव है टू कम, तो पहले आपको इन्फिनिटिव विथ टू वाला रखना है, और एंड के बाद जो इन्फिनिटिव आएगा टॉक, वो बेयर इन्फिनिटिव रहेगा, यानी विदाउट टू वाला। तो ये सेंटेंस सही है। यदि सेंटेंस में इस तरीके से होता, शी वांट्स टू कम एंड टू टॉक टू मी, यानी टू कम भी हो जाता, टू टॉक भी, दोनों तरफ इन्फिनिटिव विथ टू लगा देते, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। देयर इज नथिंग टू डू बट वेट, ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पर टू डू पहला इन्फिनिटिव है विथ टू वाला, दूसरा वेट है बेयर इन्फिनिटिव जो बट से जुड़ा हुआ है, ये सेंटेंस सही है। परंतु इसी सेंटेंस में आप बट से जोड़ करके टू डू लगा है तब तक तो ठीक है, परंतु यदि आपने टू वेट कर दिया, वेट के आगे भी टू लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। देयर इज नथिंग डू बट वेट, यदि आपने इस तरीके से भी किया है तीसरे प्रकार से, यानी दोनों ही बेयर इन्फिनिटिव लगा दिए, आपने डू के आगे भी टू नहीं लगाया, वेट के आगे भी टू नहीं लगाया, तो अभी सेंटेंस गलत हो जाएगा। याद आपको ये रखना है कि दो इन्फिनिटिव होंगे तो पहला इन्फिनिटिव विथ टू वाला होगा, बाद वाला बेयर इन्फिनिटिव होगा, परंतु उनके उस सेंटेंस में एंड और एक्सेप्ट बट देन लाइक इस तरीके की सेंटेंस जरूर होना चाहिए। 8वां रूल, वाई के बाद बेयर इन्फिनिटिव, ये वाली सेंटेंस कभी कभी आते हैं, यानी वाई के बाद बेयर इन्फिनिटिव लगा हुआ है, का प्रयोग इस तरह के प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है जिनसे यह जाहिर होता है कि इस तरह का मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों किया। यानी वाई से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, जिसमें कि वाई के बाद कोई बेयर इन्फिनिटिव लगा हुआ है, तो वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों किया ऐसा। वाई हायर ए टैक्सी, वाई के बाद देखिए आप हायर लगा हुआ है, बेयर इन्फिनिटिव लगा हुआ है, टू वाला इन्फिनिटिव नहीं लगा हुआ है। क्यों आपने टैक्सी क्यों हायर की, क्यों किराए पर ली? क्योंकि कंडीशन क्या है, जाहिर क्या हो रहा है, मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों किया है? क्योंकि इसका रीजन ये दिया है, व्हेन वी हैव सफिशिएंट रूम टू अकोमोडेट यू, यदि हमारे पास तुम्हारे लिए बैठाने के लिए जगह थी, कार में जगह थी हमारे पास, तो तुमने टैक्सी किराए पे क्यों ली?
वाई टॉक टू हर, तुमने उससे बात क्यों की? रीजन क्या है? When she has openly criticized you, जब वो आपकी सीधे सीधे खुले में बुराई करती है तो why talk to her, तो आपने उससे बात क्यों की? तो why के बाद where इंफिनिटिव हायर टॉक आया है। why pay more fee at other institutions, आपने दूसरे संस्थानों के लिए ज्यादा फीस क्यों चुकाई? तो यहां पर वाई के बाद वेयर इन्फिनिटिव क्या शो करता है? यह जाहिर होता है कि इस तरह का मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों किया, यानी वाई के बाद आपको टू वाला इन्फिनिटिव नहीं लगाना है। इसी तरीके से यदि नेगेटिव है, जबकि वाई नॉट वेयर इन्फिनिटिव से सुझाव या सलाह दी जाती है, जब हम वाई के बाद में नॉट लगाते हैं और फिर बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं तो वो बताती है सलाह, एडवाइस, सुझाव। वाई नॉट कंसल्ट ए डॉक्टर, डॉक्टर से सलाह क्यों नहीं ली? वाई नॉट राइट टू योर मदर, वाई नॉट गो टू गुड टीचर, अच्छे टीचर पर क्यों नहीं जाते? तो यहां देख सकते हैं आप वाई के बाद नॉट लगा है तो भी बेयर इन्फिनिटिव है, यानी वाई के बाद आपको टू वाला इन्फिनिटिव नहीं लगाना है। ये हुआ रूल 8। अब आते हैं रूल 9। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले बेयर इन्फिनिटिव का रूल है नंबर 9। द बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर बेटर, हेड बेटर, ये शब्दों का आप देखें, बेटर, बेटर, हेड रादर, वुड सूनर, हेड सूनर, सूनर देन, एज सून एज, ये होंगे तो आपको बेयर इन्फिनिटिव ही रखना है। इनके बाद याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, बिल्कुल आप नोट कर लें। यू हैड बेटर कम नाउ, ये सेंटेंस सही है, अच्छा होता तुम अब चले जाते। यू हैड बेटर कम नाउ, यहां पर देखें हेड बेटर के बाद में कम आया है, बेयर इन्फिनिटिव आया है, परंतु यदि आपको इस तरीके से करेंगे सेंटेंस को, यू हैड बेटर टू कम, यानी टू वाला इन्फिनिटिव लगा देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यही आपको याद रखना है। यू हैड बेटर गो एंड सी हर टुडे, हेड बेटर के बाद गो लगेगा, बेयर इन्फिनिटिव आएगा। बेटर गो एंड हेल्प देम इन देयर प्रोजेक्ट। I would sooner die than beg, सूनर के बाद में वुड सूनर, आपको हमने यहाँ सेंटेंस लिख दिए। इन वर्ड्स को आप याद रखें, वुड सूनर, हेड सूनर, इसके बाद आपको बेयर इन्फिनिटिव लगाना है। I would rather walk than take a lift from him, तो वुड रादर के बाद वॉक, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों को आप याद रखें। He had better withdraw, हेड बेटर के बाद withdraw यानी बेयर इन्फिनिटिव। You had better resign, head better के बाद resign, bare infinitive. She would sooner resign than fight with the boss, तो would sooner के बाद में resign, ठीक है, इस्तीफा देना, बेयर इन्फिनिटिव आया है। I would go rather than के बाद waste, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है। ये देखें, नोट करने वाली बात, याद रखें, हेड बेटर या वुड सूनर इस तरीके के बाद देन का प्रयोग हो तो देन के बाद भी आपको बेयर इन्फिनिटिव होता है, बेयर इन्फिनिटिव ही लगाना है। यू हैड बेटर गो देन, यानी अभी तक हमने देखा कि डायरेक्ट हेड बेटर, वुड, ये वुड सूनर, इनके बाद डायरेक्ट बेयर इन्फिनिटिव था, परंतु यहाँ ये कह रहे हैं कि हेड बेटर या वुड सूनर के बाद में फिर आपको देन मिले, यानी थोड़ा सा दूर जा करके देन मिले, तब भी आपको बेयर इन्फिनिटिव ही रखना है। यू हैड बेटर गो देन स्टे हियर, यहाँ ठहरने की अपेक्षा अच्छा होता तुम चले जाते। ये सेंटेंस देखें, ही वुड सूनर डाई देन टेल ए लाई, तो यहाँ देन के बाद में लाई यानी बेयर इन्फिनिटिव का उपयोग हुआ है। तो ये सेंटेंस, ये वर्ड आप बिल्कुल याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10वां रूल, आखिरी रूल हम आपको बता रहे हैं, स्प्लिट इन्फिनिटिव। आपने नाम नहीं सुना होगा पर अब सुन लीजिए। स्प्लिट इन्फिनिटिव ये होते हैं कि इन्फिनिटिव के बीच में, यानी इन्फिनिटिव आप जानते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की को हम यदि स्प्लिट कर दें, उसको तोड़ दें, टू अलग कर दें और फर्स्ट फॉर्म अलग कर दें और उसके बीच में कुछ शब्द कभी कभी लोग रख देते हैं। आजकल मॉडर्न ग्रामर में ऐसा हो रहा है, मॉडर्न ग्रामर में इसको स्वीकार किया जा रहा है, परंतु जो पुरानी ट्रेडिशनल ग्रामर जो इंग्लिश की चली जा रही है उसमें इस तरह की सेंटेंसों को गलत माना जाता है। यानी आप टू और फर्स्ट फॉर्म की को जो इन्फिनिटिव है उसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं कर सकते, उसके बीच में कोई शब्द या कोई एडवर्ब वाला शब्द डाल नहीं सकते, ठीक बात नहीं है, परंतु आजकल मॉडर्न में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इन्फिनिटिव के बीच में कोई भी एडवर्ब या
शब्द लिखना का प्रयोग नहीं किया जाता है ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार। जैसे सेंटेंस देखें, मैं धीरे धीरे आम खाना पसंद करता हूं। आई लाइक टू ईट अ मैंगो स्लोली। ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहां देखिए आप लाइक फिर टू ईट ए मैंगो स्लोली, परंतु यहां देखें क्या किया है, आई लाइक टू स्लोली ईट, यानी टू और ईट ये जो इन्फिनिटिव है टू और ईट का, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बीच में एडवर्ब लगा दिया है स्लोली। तो ये सेंटेंस गलत है। आजकल कुछ लोग इंग्लिश में सेंटेंस बनाते समय ऐसा करते हैं, तो ट्रेडिशनल ग्रामर में इसको गलत माना जाता है, इसको सही नहीं माना जाता। आप भी इसकी आदत न डालें। आजकल विद्यार्थी व्याकरण पूर्ण रूप से थोड़े ही दिनों में सीखने की आशा रखते हैं। विद्यार्थी स्टूडेंट सोचते हैं कि ग्रामर सीखना तो एक टैबलेट की तरह है, टैबलेट खाई और जल्दी से हमको कोई 15 दिन में, 20 दिन में, 1-2 महीने में ग्रामर सिखा दे, इंग्लिश में परफेक्ट कर दे। भैया ऐसा नहीं होता। पूरी लैंग्वेज है, आपको अच्छे से रूल सीखना ही पड़ेंगे। एक बार आप मेहनत कर लोगे, अच्छे से ग्रामर के सभी टॉपिकों को देख लोगे, हमारे वीडियो को आप पूरा देखा करोगे, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं आएगी। जल्दी आप ग्रामर सीख जाएंगे। थोड़ा सब्र रखें, पेशेंस रखें, पूरे वीडियो देखा करें अच्छे से। आजकल विद्यार्थी व्याकरण पूर्ण रूप से थोड़े ही दिनों में सीखने की आशा रखते हैं। Nowadays, students hope to master grammar thoroughly within a few days. आजकल nowadays स्टूडेंट्स होप, विद्यार्थी उम्मीद करते हैं, टू मास्टर, वो चाहते हैं कि अंग्रेजी के मास्टर बन जाएं, बिल्कुल ग्रामर के मास्टर बन जाएं, परफेक्ट हो जाएं। ऐसा नहीं है। तो यहां देखिए टू मास्टर इन्फिनिटिव है और थॉरोली एडवर्ब है, तो ये सेंटेंस तो सही बना है भाई। परंतु यहां इसी सेंटेंस को बनाया है नाउअडेज स्टूडेंट्स होप टू थॉरोली मास्टर, यानी टू और मास्टर जो इन्फिनिटिव था उसको स्प्लिट किया और उसके बीच में थॉरोली एडवर्ब को घुसेड़ दिया। तो ये गलत है सेंटेंस, इसको हम गलत मानेंगे, ये तरीका सही नहीं है। ये सेंटेंस देखें, शी लाइक्स टू कवर द फ्लोर कंप्लीटली। सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ लाइक्स के बाद टू कवर इन्फिनिटिव आया, सही लगा है। परंतु नीचे देखें, शी लाइक्स टू कंप्लीटली कवर द फ्लोर, यहाँ टू और कवर के बीच में कंप्लीटली को घुसेड़ दिया, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आजकल बहुत से लोग ऐसा करते हैं, इसलिए इस नियम को बताया है। ही ट्राइड टू अलार्म अंजुली, तो यहां देखिए ट्राइड के बाद टू अलार्म इन्फिनिटिव है और उसके बाद में अंजुली का प्रयोग हुआ है, सेंटेंस सही है। ही ट्राइड टू अंजुली अलार्म, अब टू और अलार्म जो इन्फिनिटिव है इसके बीच में अंजुली लगा दिया, ये सेंटेंस गलत हो गया। यहां देखें कुछ शब्द हैं, इफ पॉसिबल, ये सेंटेंस सही है, नीचे सेंटेंस को गलत किया है। ये आप देखें कैसे, इफ पॉसिबल द पेशेंट शुड ट्राई टू अवॉइड गोइंग अप एंड डाउन स्टेयर्स, यदि संभव हो तो मरीज को सीढ़ियों पर ऊपर नीचे जाने को अवॉइड करना चाहिए। तो ये सेंटेंस सही है। यहाँ टू अवॉइड जो है इन्फिनिटिव है, परंतु नीचे देखें इस टू अवॉइड के बीच में इफ पॉसिबल को घुसेड़ दिया है। द पेशेंट शुड ट्राई टू इफ पॉसिबल अवॉइड गोइंग अप एंड डाउन स्टेयर्स, तो ये सेंटेंस गलत है। टू अवॉइड यानी स्प्लिट कर दिया इन्फिनिटिव को, ये सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखें, परंतु हमने जो बात कही कि ये ट्रेडिशनल ग्रामर की बात है, मॉडर्न ग्रामर में आजकल नियमों को तोड़ने में मजा आता है लोगों को, कोई भी। तो एज पर मॉडर्न ग्रामेरियंस वन एडवर्ब में बी इंसर्टेड बिटवीन द इन्फिनिटिव। मॉडर्न ग्रामेरियन करते हैं सॉरी कि इन्फिनिटिव के बीच में कोई एडवर्ब को वो इंसर्ट करा देते हैं, प्रवेश करा देते हैं, उसको घुसा देते हैं। ये सेंटेंस देखें, आई आस्क यू टू काइंडली ग्रांट मी वन डे लीव। ये जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो एक लाइन अक्सर लोग लिख देते हैं, आई आस्क यू टू काइंडली ग्रांट मी वन डे लीव ओनली, ठीक है। हेयर इंसर्शन ऑफ एडवर्ब काइंडली, अब यहाँ क्या किया है, टू ग्रांट के बीच में काइंडली को घुसेड़ दिया है। टू ग्रांट इन्फिनिटिव है, अच्छा भला है, उसमें काइंडली एडवर्ब को घुसेड़ दिया। तो ये कुछ लोग मॉडर्न लोग मानते हैं कि सही है, परंतु आप ट्रेडिशनल तरीके से चलें तो सही रहेगा।
अगले वीडियो में आपको इन्फिनेटिव के ट्रांसलेशन बताएंगे। बिल्कुल लास्ट वीडियो होगा, इन्फिनेटिव के बारे में आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपको कुछ सेंटेंसेस की एक्सरसाइज भी कराएंगे, जो एक्सरसाइज आपके एग्जाम में पेपर में आती हैं। उस तरीके कुछ एक्सरसाइज और ट्रांसलेशन लेके अगले वीडियो में हम आ रहे हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें। लाल कलर से सब्सक्राइब है, टच करें, कोई पैसा नहीं लगता है। किसी एक वीडियो में एक ही बार सब्सक्राइब करना है, बार बार नहीं करना है। व्हाइट कलर का सब्सक्राइब बदल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बेल आइकॉन घंटी को जरूर टच करें। 3 ऑप्शन आएंगे, पहला ऑप्शन सबसे ऊपर ऑल आएगा, उसको टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर मेरे अपलोड करते ही पहुंच जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें, अभी बेल आइकॉन दबाएं। और इस तरह की ग्रामर के टॉपिक चाहिए तो MP इंग्लिश क्लासेस ने आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है। इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको ग्रामर से रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड, टेक्स्ट बुक रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। MP इंग्लिश क्लासेस से आप जुड़े रहिए, जल्दी ही आप इंग्लिश में परफेक्ट हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।